यूं तो मेरी सारी जिंदगी ही अजियत भरी थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने अजियत को नए सिरे से महसूस नहीं किया था। मगर उस दिन खौफ, दुख, डर, न जाने ऐसे कौन कौन से एहसासात थे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार यूं गहराई से महसूस किए थे। तब मैंने बेइख्तियार अपने रब को पुकार लिया था, या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं मौत को अपनी आंखों के सामने देख रही थी, जबकि पानी मेरे वजूद को जैसे नीचे ही नीचे लेकर जा रहा था। मैं हाथ पांव मारने की कोशिश कर रही थी, मेरा दम घुट रहा था और मेरी रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़कर जा रही थी। वो ठंडा यख पानी मेरी जान ले रहा था। जूं जूं मैं पानी की सतह से दूर हो रही थी, मेरी ज़िंदगी मुझसे उतने ही कदम पर दूर हो रही थी। और मैं हसरत से सोचती रह गई कि ज़िंदगी में बहुत कुछ था जो मैंने करना था। बहुत से ख्वाब आंखों में सजाए थे, कितने खुशगवार लम्हात गुजारने थे, मगर ये मौत मेरे और ज़िंदगी के दरमियान आ गई थी। अब जब मुझे लगने लगा था कि मेरी रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़ने वाली है, तभी किसी मेहरबान हस्ती ने मुझे जैसे अपनी आहोश में ले लिया। गोया मेरे सारे दुख दर्द चुन लिए। मैं उसकी आहोश में गोया हल्की फुल्की हो गई थी। वो मुझे मौत के मुंह से निकालकर ज़िंदगी के करीब ला रहा था। और फिर जैसे ही मेरा चेहरा पानी की सतह से बाहर बुलंद हुआ, मेरी नज़र उस पर पड़ी थी जिसने मुझे मौत के करीब किया था। एक नफरत भरी नज़र मैं उस पर डालकर रह गई थी। और फिर, मरियम जल्दी से हाथ पैर चलाओ। सुबह से तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि एयरपोर्ट से वजदान घर वापस आने ही वाला होगा। क्या कहेगा वो घर की हालत देखकर? उसे गंदगी से हमेशा से ही उलझन होती है। इतने सालों के बाद तो वो घर वापस आ रहा है और मैं नहीं चाहती कि किसी बात से उसका दिल खराब हो। ताई मुसलसल मुझे हिदायत दे रही थी और मैं आंसू पीती उनकी हिदायत को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। मुझे आज ताई ने फजर की अजानों के साथ ही जगा दिया था, क्योंकि आज ताई के सारे मेके वाले घर आने वाले थे। आज विजदान भी इंग्लैंड से घर वापस आ रहा था और ताई ने इस खुशी में अपने सारे मायके वालों की दावत की थी। और फजर की अजानों के साथ ही ताई ने मुझे लाकर किचन में खड़ा कर दिया और मुझसे तरह तरह के पकवान पकवाने लगी। मेरी कमर दर्द से दोहरी हो रही थी, मगर यहाँ मेरा एहसास करने वाला कोई भी नहीं था। ताई की दोनों बेटियां सुबह से ही शहर में गई हुई थी ताकि वो दोनों अपने रंगो रूप को निखार सके, जबकि मेरा मामला उलट था। ताई मुझ पर यूं हुक्म चला रही थी जैसे मैं उनकी रिश्तेदार नहीं बल्कि उनकी मुलाजमा हूँ। दोपहर का वक्त था, मैं बुरी तरह से थक चुकी थी। ताई कहने लगी कि अब तुम ऊपर स्टोर रूम में चली जाओ, मैं वहीं पर तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगी। खबरदार, आज नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेहमानों के सामने आओ और वो तुम्हारे बारे में मुझसे सवाल जवाब करें। गो कि उनके मायके में सब लोग ही मुझे जानते थे, मगर इसके बावजूद भी ताई मुझे सब लोगों से हमेशा दूर ही रखती थी। सारे काम वो मुझसे करवाती थी, मगर इस सब का क्रेडिट वो अपनी बेटियों को देती थी। फिर जब मैं काम ख़त्म कर लेती तो वो मुझे ऊपर वाले पोर्शन में भेज दिया करती थी। मुझे ऊपर वाले पोर्शन में जाने से हमेशा डर लगता था, क्योंकि वहाँ पर बचपन में मैंने बहुत सी अजीबोगरीब हरकतें होती देखी थी। बचपन से ही मैं और ताई की बेटियाँ इस पोर्शन को जिन्नात का पोर्शन कहते थे। हमें लगता था कि वहाँ पर जिन्नात रहते हैं, और ये बात सच भी थी। मैं छोटी सी थी जब अम्मी ने इस बात की तस्दीक की थी। कहने लगी कि मगरिब के बाद
ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਾਰ ਲੋ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਾਰ ਲੋ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਾਰ ਲੋ ਇੱਥੇ बाहर जा रही थी, इसी वजह से मेरा दिल घबरा रहा था। और फिर जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो मुझे देखकर सब कुछ जैसे सांप सूंघ गया था। फिर बहुत सी आवाज़ें एक साथ उभरी थी। इन आवाज़ों में इश्तियाक था। ये कौन है? जबकि मेरी ताई मुझे दांत किचकिचा कर देख रही थी। उनकी बेटियां भी बहुत गुस्से में थी। ताई कहने लगी कि ये नवीरा है, जावियार की भतीजी। और फिर उनमें से एक आंटी ने मुझे अपने पास बिठा लिया। यहाँ आओ, मैं तुम्हारी ताई की बड़ी बहन हूँ। कितनी बार मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तुमसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मुझसे प्यार से बात कर रही थी और मैं भी उनकी बातों के जवाब दे रही थी। तब मैंने जब ताई की तरफ देखा तो वो बहुत गुस्से में मुझे देख रही थी। उन्होंने इशारों से मुझे वहाँ से उठाने की कोशिश की, मगर उन खातून की बातें तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे हैरत इस बात पर थी कि ताई को मेरा यहाँ आना बुरा क्यों लगा है।
जबकि उन्होंने तो वजदान से कहकर मुझे खुद ही नीचे बुलवाया था। एक एक करके वो सब लोग वहाँ से चले गए थे। एक अजनबी चेहरा वहाँ पर मौजूद था जो बार बार दिलचस्प निगाहों से मुझे देख रहा था और उसके देखने से मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। तभी ताई उसे कहने लगी कि वजदान, तुम जाकर आराम करो, लंबे सफ़र से आए हो, थक गए होगे। और वो जैसे ताई की बात सुनकर होश की दुनिया में आया था, कहने लगा, मुमानी, इतने टाइम के बाद आप लोगों से मिला हूँ, आप लोगों को देखकर सारी थकन उतर गई है। जबकि ताई की बात सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। ये वजदान था। मैंने उसे सर उठाकर देखा। वो बहुत हैंडसम था, मगर वो उस लड़के से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो मुझे अभी ऊपर वाले पोर्शन में नजर आया था। अगर ये वजदान था तो वो कौन था? इसका मतलब था कि वो ताई के ख़ानदान का ही कोई फ़र्क था। अब ये सोचकर मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। अब अगर ताई ने मुझसे पूछा कि ये कपड़े मैं कहाँ से लाई हूँ तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी? और फिर ताई ने मुझे वहाँ से उठा दिया था। किचन का काम करने के बाद मैं अपने कमरे में आई तो फ़ौरन से वो कपड़े बदल लिए थे। थोड़ी देर के बाद ताई गुस्से से वहाँ पर आ गई। किसकी इजाज़त से तुम आई थी कमरे में? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि वहाँ पर मत आना। उनकी बेटियाँ भी उनके साथ ही थी। अम्मी, जब आपने इसे मना किया था कि ये कमरे में नहीं आएगी तो फिर इससे पूछे कि ये किससे पूछ कर आई। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसके पास इतना कीमती लिबास कहाँ से आया। कौन लाया है इसके लिए कपड़े? ताई की बड़ी बेटी फातिमा कहने लगी कि यकीनन ये रूबी इसके लिए लेकर आई होगी, वही है जो इस पर मेहरबान रहती है। फातिमा ने मेरी इकलौती दोस्त का नाम लिया। वो अक्सर मेरे लिए छोटे मोटे तोहफे लेकर आती रहती थी। गो कि वो खुद भी गरीब घराने की लड़की थी, मगर वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और मेरे हालात देखकर उसे मुझ पर बहुत तरस आता था। वो मुझे अक्सर कहती कि तुम इस घुटनज़दा माहौल में कैसे रह रही हो, तुम्हारी जगह पर मैं होती तो कब की यहाँ से भाग चुकी होती। तब मैं उसके मुंह पर हाथ रख देती, ऐसी बातें मत किया करो। अब जब फातिमा ने रूबी का नाम लिया तो मैंने फ़ौरन से हाँ में सर हिला दिया। ये मेरे लिए रूबी लेकर आई थी। ताई कहने लगी कि फ़ौरन से वो कपड़े लेकर आओ, और फिर उन्होंने वो कपड़े फातिमा के हवाले कर दिए। कहने लगी, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इतनी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करो, और खबरदार तुम वजदान के आगे पीछे भी मुझे नजर आई तो तुम्हारा साया भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। वो मुझे बातें सुनाते वहाँ से चली गई थी और मैं वहाँ पर बैठकर रोने लगी थी। बार बार यही सोच मेरे जहन में आ रही थी, न जाने वो लड़का कौन था और वो इस तरह से मेरे सामने क्यों कर आया था। ताई ने अब मुझ पर गहरी निगाह रखनी शुरू करती थी। हर वक्त वो मेरे कामों में नुक्ताचीनी करती रहती और वजदान के सामने भी मुझे छोटी छोटी बात पर बेइज्जत करती रहती थी। वजदान मुझे बहाने बहाने से मुखातिब करता और मैं ताई के खौफ से उससे दूर दूर रहती थी। दूसरी बार मैंने फिर से उस लड़के को घर में दोबारा से देखा था। उस दिन भी वो ऊपर वाले पोर्शन में ही मौजूद था। दोपहर का वक्त था और सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे, जबकि वजदान अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गया हुआ था। उस वक्त भी मैंने उस आदमी को घर में देखा तो मैं बुरी तरह से परेशान हो गई थी। वो कौन था? अगर वो ताई के रिश्तेदारों में से था तो ताई ने अगर उसे मुझसे बात करते हुए देख लिया तो यकीनन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो फिर से मुझे बुरा भला कहेंगी। मैं उसे देखकर सीधा किचन में आ गई थी। मेरे पसीने छूटने लगे थे और वो भी सीधा किचन में ही आया। क्या कर रही हो तुम? और उसके यूं बेतकल्लुफ़ी से मुझे मुखातिब करने पर मैं बुरी तरह से बौखला गई थी। आप यहाँ से चले जाएं। अगर आपको ताई ने मेरे साथ बात करते देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप ड्राइंग रूम में जाकर बैठे, मैं ताई को आपके बारे में बता देती हूँ। मैं बुरी तरह से नर्वस हो रही थी। तभी ताई भी वहाँ पर आ गई। मेरे तो जैसे पसीने छूट गए थे। खौफ से मेरा रंग जद पड़ गया था। ताई ने मुझे यूँ परेशान देखा तो वो चौंक गई। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? वो उस लड़के को नज़रअंदाज करते हुए मुझसे सख्ती से सवाल जवाब कर रही थी और मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। ताई ने मुझे 2 से 3 बार बुलाया। क्या हो गया है तुम्हें? कहीं पागल तो नहीं हो गई? कोई भूत तो नहीं देख लिया? उनका उस लड़के को नज़रअंदाज करना मुझे हैरान परेशान कर गया था। सच कहूँ तो मैं बुरी तरह से डर भी गई थी। खौफ ने मुझे अपने शिकंजे में ले लिया था। वो मेरे अलावा ताई को नज़र क्यों नहीं आ रहा था? फिर वो उनके सामने ही किचन से बाहर निकलकर चला गया था और ताई ने जैसे इस बात का भी बिल्कुल नोटिस नहीं लिया था। और इसके बाद अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि मैं गुमसुम सी होकर रह जाती थी और कभी कभी तो खौफ से मेरा बुरा हाल हो जाता था। इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो जो कोई भी था उसके पास गैर मामूली ताकतें थी। वो जब चाहता जहाँ चाहता पहुँच जाता था।
और जब चाहता नज़र के सामने से ओझल हो जाता था। गो कि आज तक उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना ही कभी किसी बात की मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, मगर इसके बावजूद भी उसे देखकर मुझे खौफ का एहसास होता था। अक्सर ही वजदान किसी न किसी जगह पर घूमने फिरने का प्लान बना लिया करता था, या कभी शॉपिंग पर चलने की बात करता तो ताई ऐसे में मुझे वहाँ से हटा दिया करती थी, जबकि उसके चेहरे के बुझते रंग मुझे साफ महसूस होते थे। और शायद ये चीज़ ताई और उनकी बेटियों को भी महसूस हो रही थी, और तभी तो वो मुझे उससे दूर रखने की कोशिश करती थी। हर वक्त वो अपने चेहरे को निखारने की कोशिशों में लगी रहती थी, और मुझे देख देख कर वो अपना मवाजना मेरे साथ करती थी। और मैं ये देखकर हैरान होती रहती थी कि वो लोग तो हर चीज़ में मुझसे बेहतर थी, तालीम में, लिबास में, एतमाद में, रुपए पैसे में, मगर इसके बावजूद भी उनमें ये एहसास कमतरी क्यों था? ना तो वो मुझे किसी के सामने आने देती थी और ना ही वो अपने साथ कहीं पर लेकर जाती थी। उनका बस चलता तो वो मेरी शक्ल को बर्बाद करती थी। उस दिन मैं रात को अपने कमरे में गई तो तभी फातिमा मेरे पास आई। उसके हाथ में एक लोशन था। कहने लगी कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम्हारा चेहरा बहुत खुश्क हो रहा है ना, ये इस्तेमाल करो तो तुम्हारी जल्द नरम मुलायम हो जाएगी। वो अपने लहजे में मेरे लिए मोहब्बत समोकर बोली तो मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे उससे इस मेहरबानी की उम्मीद नहीं थी, और मेरे चेहरे पर छाई हैरत देखकर वो कहने लगी, क्या हुआ है? क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ? बात तो ये सच थी, मगर मुझे उसके इस कदर मोहब्बत भरे अंदाज पर हैरत हो रही थी। मगर मैं ज़्यादा देर तक अपनी हैरत को जाहिर भी नहीं कर सकती थी, वरना इस बात से कोई बैद नहीं था कि वो माँ बेटियाँ इस बात पर भी शोर मचाने लगती, और मुझे उनके गुस्से से हमेशा की तरह बहुत डर लगता था। तभी फातिमा कहने लगी, ये सोने से पहले लाजमी अपने चेहरे पर लगा लेना। बार बार वो मुझे इस बात की ताकीद कर रही थी, और मैं हैरत ज़दा थी कि वो बार बार एक ही बात की ताकीद क्यों कर रही है। वो तो कमरे से बाहर चली गई थी। फिर जैसे ही मैंने वो बोतल अपने हाथ में ली तो मेरे हाथों में खारिश होने लगी थी, पूरा हाथ जलने लगा था। एकदम वो बोतल जैसे किसी ने मेरे हाथ से लेकर दूर फेंक दी थी। थोड़ी देर के बाद मेरा जलता हुआ हाथ भी बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ गया था। मैं हैरान थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था। इसके बाद मैंने वो लोशन बाहर ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। आधी रात का वक्त था जब पूरा घर चीखों से गूंजने लगा था। मैं भी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। ये सब क्या हो रहा था? और फिर जब मैं कमरे से बाहर आई तो सामने ताई और उनकी दोनों बेटियां मौजूद थी, और फातिमा अपने चेहरे पर हाथ रखकर बुरी तरह से रो रही थी। क्या हो गया फातिमा? तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल मत किया करो। अब देखो तुमने अपने चेहरे का क्या हाल कर लिया। वजदान भी कमरे से बाहर आ गया था, और वो भी मेरी तरह हैरान परेशान था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिर ताई और फातिमा का वावेला। फातिमा बार बार मुझे बुरा भला कह रही थी, अम्मी ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। और उसकी बार बार तकरार सुनकर वजदान भी चुंचला गया था। मगर हुआ क्या है? कोई मुझे भी कुछ बताएगा? वजदान भी जैसे हैरान परेशान था। और फिर ताई कहने लगी, ये वक्त इन बातों का नहीं है, इसे अस्पताल में लेकर चलना होगा, किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। न जाने मेरी बेटी का चेहरा ठीक हो भी पाएगा या नहीं। वो मुसलसल रोने लगी थी, और मैं उन्हें रोता हुआ देखकर गुमसुम हो गई थी। वजदान उन्हें लेकर अस्पताल चला गया था, जबकि घर पे मैं और महानूर अकेले रह गए थे। महानूर बहुत खौफजदा थी, बार बार वो दाएं बाएं देख रही थी। मैंने महानूर के डर को देखकर पूछा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? वो कहने लगी कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और मैं हैरान परेशान थी कि महानूर तो मुझसे 100 फुट के फासले पर रहती थी, और अब वो मुझे अपने करीब होने को खुद कह रही थी। जब मैं उसके पास जाकर बैठी तो वो एक जोरदार चीख मारकर मेरे साथ लिपट गई। क्या हुआ नूर, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? और वो रोते हुए कहने लगी कि मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर कभी कोई मेरे बाल खींच रहा है, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पाँव पे चुटकी काट रहा है। वो अपने पाँव को सोफे के ऊपर समेट कर बैठ गई थी। अब मैं हक्का बक्का उसके अंदाज को देखती रह गई। एकदम पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। अब सही मानों में मुझे भी डर लगने लगा था। जब से मैंने उस लड़के को घर में देखा था, डर इस बात पर था कि वो मेरे अलावा किसी और को नज़र नहीं आता था। उस दिन के बाद से खौफ ने मुझे पूरी तरह से अपने हिसार में ले लिया था। और अब जब ये अंधेरा हर तरफ फैल गया तो मुझे अंधेरे में 2 आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी, और ये आंखें मेरे अलावा महानूर भी देख रही थी। और वो चीख मार कर फिर से रोने लगी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली, कहने लगी कि मेरे साथ कमरे में चलो,
यहाँ पर मैं मर जाऊंगी, यहाँ पर कुछ है। और मैं फिर उसे खुद के साथ लिपटाए हुए कमरे में आ गई थी। तभी हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे में हम दोनों के अलावा भी कोई मौजूद हो। किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो कभी कोई खिड़की पर दस्तक देने लगता, कभी ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे को दोनों हाथों से बजा रहा हो। बार बार कमरे की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और खिड़की का शीशा भी ज़ोर ज़ोर से बजने लगा था। अब महानूर के साथ साथ मेरी भी चीखें बुलंद हो रही थी। तभी किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं इस लड़की को मज़ा चखाने के लिए कर रहा हूँ। फिक्र मत करो, मैं इसे ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। तुम एक काम करो, तुम कमरे से बाहर चली जाओ। और मैं खौफजदा सी इधर उधर देखती रह गई थी। अब की बार उसकी मुझे गुस्से भरी आवाज़ कानों में सुनाई दी, तुम्हें जैसा कहा है वैसे करो, कमरे से बाहर निकल जाओ। और अब मैं जब अपनी जगह से उठने लगी तो महानूर कहने लगी कि तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास बैठो। मैंने महानूर से कहा कि मैं बाहर से टॉर्च लेकर आती हूँ, तुम्हारा मोबाइल भी तो कहीं पर गिर गया है, अब हम कब तक क्यों अंधेरे में बैठेंगे। महानूर मेरी बात समझ गई थी, कहने लगी जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। और जैसे ही मैं डरते डरते महानूर के कमरे से बाहर निकली तो कमरे का दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया था और फिर महानूर की चीखें सुनाई देने लगी थी। मैं बुरी तरह से खौफजदा हो गई और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं थर थर काँप रही थी। और फिर थोड़ी देर गुजरी थी जब सब कुछ मामूल पर आ गया था। मैं अपनी जगह से उठी और जब महानूर के कमरे में आई तो वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, न जाने वो सो रही थी या वो बेहोश हो चुकी थी। मगर मैं फिर कुछ कहे बगैर अपने कमरे में आ गई थी। उसे कुछ भी कहने का मतलब था अपने लिए अताब को खुद बुलाना। मैं जानती थी कि वो तीनों माँ बेटियाँ तो मुझसे वैसे भी बहुत नफरत करती थी, और अब जब से वजदान वापस आया था तब से तो वो और भी ज़्यादा मुझसे नफरत करने लगी थी। उसकी वजह यह थी कि उन्हें इस बात का खदशा था कि कहीं वजदान मुझे पसंद ना कर ले। वजदान हमारी फुप्पो का बेटा था और उसके साथ भी वैसा ही हादसा पेश आया था जैसा मेरे साथ, मगर फ़र्क ये था कि वजदान मुझसे पहले रिश्तों से दूर हुआ था। उसके माँ बाप का तब इंतकाल हुआ था जब वो महज 1 साल का था। उसे मेरी अम्मी और ताई दोनों ने माँ बनकर पाला था, उसे बहुत प्यार दिया था। वो सब लोगों का ही लाडला था क्योंकि घर में वो इकलौता लड़का था। और फिर जब वो बड़ा हुआ तो ताया कहने लगे कि वो उसे पढ़ने लिखने के लिए शहर भेज रहे हैं। गांव में जो स्कूल था वहाँ पर पढ़ाई ना होने के बराबर थी। गांव का माहौल भी उसके लिए मुनासिब नहीं था। गांव के लड़के छोटी छोटी उम्र में ही आवारगियों में पड़ जाते और ताया अब्बू वजदान को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते थे। और फिर यके बाद दीगरे मेरे माँ बाप की वफ़ात के बाद तो मैं गोया सब पर बोझ बनकर रह गई थी। ताया तो अभी भी मुझसे प्यार करते, मगर ताई को न जाने क्यों मेरा वजूद गवारा नहीं था, जबकि वो वजदान से वैसे ही प्यार करती थी जैसा कि शुरू से करती थी। मगर मेरे साथ उनका रवैया बदल गया था और शायद उसकी वजह ये थी कि मैं उनकी बेटियों से ज़्यादा खूबसूरत थी और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। और अब जब से वजदान वापस आया तब से तो ताई का बस नहीं चलता था कि वो या तो मेरी शक्ल बिगाड़ दे या फिर वो मुझे वजदान की नज़रों से दूर करते। ताया ज़्यादातर अपने कारोबार के सिलसिले में मसरूफ़ रहते। रात गए घर वापस आते और थका हुआ होने की वजह से वो जल्दी सो जाते और सुबह सवेरे फिर से अपने काम पर निकल जाते। अब तो वजदान भी उनके साथ कारोबार देखने लगा था। वो बाहर से बिजनेस की डिग्री लेकर आया था और चाहता था कि अपने बाप दादा के कारोबार को आगे बढ़ाए। चूँकि हमारी रिहाइश एक छोटे से कस्बे में थी और यहाँ पर अपनी ज़मीनें और जायदाद भी थी, मगर ताया अब्बू को शुरू से ही इन कामों में दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपनी ज़मीनों पर काम करने के लिए मुलाजिम छोड़ रखे थे और ख़ुद वो शहर में ही अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे थे। अब जब से वजदान वापस आया तो उनका कारोबार जैसे दिन ब दिन बढ़ने लगा था। वजदान की फहमो फिरासत ने उसे कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचा दिया। गाड़ी की आवाज़ सुनकर मैं होश के हाल में वापस आई। यकीनन वजदान लोग वापस आ गए थे और इस वक्त मैं ताई और फातिमा का सामना नहीं करना चाहती थी। तभी मैं अपने कमरे में ही मौजूद रही और फिर न जाने कब नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई। सुबह सवेरे ताई अम्मी के गुस्से भरी आवाज़ से मेरी आंख खुली थी। सर उठाकर देखा तो वो सामने खड़ी गुस्से से मुझे घूर रही थी। क्या किया तुमने कल मेरी बेटी के साथ, बताओ मुझे। उन्होंने बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया, फिर मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर निकाल कर ले आई। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ, बताओ मुझे। ये सब तुमने उसके साथ किया है ना, उन्होंने फातिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा। फातिमा को देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और वो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई।
जबकि ताई मुझ पर गुस्सा करने लगी और मुझे मारने लगी। मैं बुरी तरह से चिल्ला रही थी, अपना बचाव करने की कोशिश कर रही थी, मगर ताई का हाथ में रोक नहीं पा रही थी। तभी किसी ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। सर उठाकर देखा तो सामने वजदान खड़ा था। कहने लगा, ये क्या तमाशा है मोमानी, आप इस बेचारी के साथ इतना जुल्म क्यों करती हैं? जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि आपका रवैया इसके साथ बहुत ख़राब है। फातिमा के साथ ये सब उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है, तो इसमें मरियम का क्या कसूर है? ताई उसे आंखें फाड़े देख रही थी, जैसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। उन्होंने फाड़ खाने वाली नजरों से मुझे देखा, फिर कहने लगी, इसी ने कल फातिमा की क्रीम में ये केमिकल मिक्स किया था ताकि इसका चेहरा जल जाए, और इस इल्ज़ाम पर मैं तड़प कर रह गई थी। मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और फिर जब ताई ने मेरे सामने वो लोशन किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ताई, ये लोशन तो फातिमा रात को मुझे देकर आई थी। कहने लगी कि तुम उसे इस्तेमाल करना, और फिर ये मेरे हाथ से गिर गया था। मैं इसको ढूंढती रह गई, मुझे नहीं मिला। आपको ये कहाँ से मिला? तभी फातिमा कहने लगी, अम्मी, इसने यही लोशन बहाने से मेरे कमरे में रख दिया। मुझसे इसने न जाने किस चीज़ का इंतकाम लिया है। और अब जैसे सारा मामला मेरी समझ में आ गया था। यकीनन फातिमा ने मेरा चेहरा जलाने की कोशिश की, मगर वह खुद ही अपनी जलाई हुई आग में जल उठी। और ये लोशन दोबारा उसके कमरे में कैसे गया, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। यकीनन यह सब उसी जिन की कारस्तानी थी। वजदान की आंखों में भी फातिमा के लिए गुस्सा था। उसे भी समझ आ गई थी कि फातिमा झूठ बोल रही है। वो अपने कमरे में चला गया, मगर जाते जाते उसे कहने लगा, यतीम की बद्दुआ लेने से बचे मोमानी। ऐसा ना हो कि उसकी बद्दुआ आपको ले डूबे। आपको इसके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और उसकी बात सुनकर ताई को शदीद गुस्सा आया था, और मैं उनके गुस्से से खाइफ होकर वहाँ से बाहर आ रही थी। जानती थी कि नहीं तो वो मुझे फिर से मारना शुरू कर देंगी। वजदान ने ताया से भी ताई के रवैये के बारे में जिक्र किया। कहने लगा कि उनका रवैया मरियम के साथ ख़राब है, और जो कुछ उसने ताई को मेरे साथ करते हुए देखा वो सब कुछ ताया को बताया था। इसके बाद ताया ने भी ताई को वार्निंग दी कि आज के बाद तुम मेरी भतीजी के साथ कोई ज्यादती नहीं करोगी। अगर मैंने सुना कि तुमने उसे कोई तकलीफ पहुंचाई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद से ताई का रवैया मेरे साथ पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। ताया और वजदान के सामने तो मेरे साथ अच्छे से ही रहती, मगर उनके जाने के बाद वो मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आती। अब बार बार वो मुझ पर हाथ उठाने लगी थी, और मेरे मरे हुए माँ बाप को गालियाँ, बद्दुआएं और कोसने देने लगी। उस दिन वजदान ने पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया। कहने लगा कि हम सब झील की सैर के लिए चलेंगे और कल का दिन वहीं पर गुजारेंगे। ये बात उसने मेरी तरफ बतौर ख़ास देखते हुए कही थी, और मैं अफसरदगी से मुस्कुरा दी। जानती थी कि ताई और उनकी बेटियां कभी भी मुझे साथ ले जाने के लिए रजामंद नहीं होंगी। मगर हैरान परेशान मैं तब रह गई जब ताई कहने लगी, मरियम, तुम भी कल हमारे साथ चलना। उन्होंने मुस्कुराते हुए ये बात कही थी, और मैं बेहोश होते होते बची। मुझे यकीन नहीं था कि ताई दोबारा मुझसे इस बारे में जिक्र करेंगी। बेशक उन्होंने वजदान को दिखाने के लिए मुझे कहा था, और बाद में उससे कहते थी कि मैं खुद ही उनके साथ नहीं गई। मगर अगले दिन वो जब मेरे लिए एक खूबसूरत सा जोड़ा लेकर आई और कहने लगी कि तुम हमेशा फटे पुराने कपड़ों में रहती हो, ये कपड़े पहन लो, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं उनकी मोहब्बत देखकर हैरान परेशान रह गई थी। मुझे दिल ही दिल में कुछ खटक रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दाल में कुछ काला है। ताई और उनकी बेटियां मेरे साथ कभी भी इतनी मेहरबानी नहीं कर सकती थी, मगर उनकी बात से मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। मैंने वो कपड़े पहन लिए, और फिर जब बाहर आई तो ताई ने मेरी तारीफ़ की, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। और वजदान भी निसार हो जाने वाली नज़रों से मुझे देख रहा था। और फिर महनूर और फातिमा का रवैया भी आज मेरे साथ बहुत अच्छा था। जब हम झील पर गए तो तब वो कहने लगीं कि चलो किश्ती रानी करते हैं, तुम भी आओ, मज़ा आएगा। किश्ती में मेरे साथ महनूर और फातिमा दोनों मौजूद थी। और जब हम सब लोगों से दूर हुए तो फातिमा कहने लगी कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हम लोगों के साथ बैठो। हमने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये वजदान को तुम में क्या नज़र आया है? तुम्हारे होते हुए कभी भी यह मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा, कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। तुम्हारा तो मैं आज खात्मा कर दूंगी। और मैं खौफजदा सी होकर रह गई थी। जैसे ही वो सब लोग नजरों से उछल हुए तो फातिमा ने मुझे पानी में धक्का दे दिया था। तब मेरे मुंह से एक चीख बुलंद हुई थी। मुझे लगा था कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, मगर फिर मैं बच गई थी। मुझे रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर कुछ लोग भी आ गए थे। और फिर जब मैं झील से बाहर निकल कर आई तो मुझे एक बड़ी सी चादर उड़ा दी गई, जिसमें मेरा वजूद जैसे छुप कर रह गया था।
वजदान बेकरारी से मेरी तरफ बढ़ा। क्या हुआ था तुम्हें? कैसे गिर गई पानी में? मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे थे। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने सच बता दिया तो ये औरतें मुझे जान से मार देंगी, मगर अब मैं दोबारा खुद को किसी खतरे में नहीं डाल सकती थी। आज उसने मुझे पानी में फेंका था, कल को ये मुझे जहर भी दे सकती थी, किसी भी तरह से मेरी जान ले सकती थी, और ज़रूरी नहीं था कि हमेशा वो जिनज़ादा मुझे बचाने के लिए आता। फिर मैंने वजदान को सारी बात बता दी कि फ़ातिमा ने मेरे साथ क्या किया है। ये देखकर फ़ातिमा टस्से बहाने लगी, कहने लगी ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मगर वजदान कहने लगा तुम सब चुप हो जाओ, जो तुम लोगों ने करना था वो तुम लोगों ने कर दिया। अब वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था और हम सब उसके साथ मौजूद थे। उसने ताया को फ़ोन करके कहा कि आप जल्दी से घर आ जाएं, आपके साथ मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जब हम घर पहुँचे तो ताया भी घर पे आ चुके थे। हमें आता देखकर ताया बेताबी से वजदान की तरफ आए। क्या हुआ है वजदान, क्या कहना चाहते थे तुम? कब से मेरा दिल हौल रहा है। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि न जाने तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। वजदान ने एक नफरत भरी नज़र फातिमा की तरफ डाली और फिर सारी बात ताया को बताई तो उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था। वो मुझे कहने लगे कि क्या वजदान सही कह रहा है, और फिर मैंने भी ताया जान को वो सब कुछ बता दिया जो आज तक बर्दाश्त कर रही थी। ताया अब्बू कहने लगे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बच्चे और बीवी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे होंगे। ताया अब्बू ने मुझसे माफ़ी मांगी कि मेरे होते हुए तुम्हें ये सब सहना पड़ा, और फिर वजदान की बात सुनकर सब लोग ही हक्का बक्का रह गए थे। वजदान कहने लगा कि मैं आज ही मरियम के साथ निकाह करना चाहता हूँ और इसे अपने साथ यहाँ से बहुत दूर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मरियम को मज़ीद मुश्किलात सहनी पड़े, वो तकलीफ़देह ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहे। उसकी कोई गलती नहीं है, आखिर इसका क्या कसूर है जो इसके साथ ये सब किया जा रहा है। ये तो मजलूम है, इसके तो माँ बाप भी नहीं हैं। ये अपने दिल की बात किससे करे? मुमानी को चाहिए था कि वो इसकी माँ बनकर रहती, मगर उन्होंने न जाने इसके साथ कौन सी दुश्मनी निभाई है। और फिर वजदान की ख्वाहिश पर मेरा उसके साथ उसी वक्त ही निकाह कर दिया गया था और वो फिर शहर में घर देखने लगा था। मुझे कहने लगा कि तुम्हें चंद दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा, मगर तुम ये सब बर्दाश्त कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भी इन लोगों की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें सब लोगों से बहुत दूर लेकर जाऊँगा। और मैं वजदान की मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी। वो बहुत अच्छा, बहुत मोहब्बत करने वाला था, और मेरी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ, मुश्किलात और कमियाँ थी, उन सब का जैसे मेरी रब ने अजाला वजदान की सूरत में कर दिया था। ताया अम्मी भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। अब जब उनका किया सबके सामने आया तो वो किसी के साथ नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही थी। ताया अब्बू भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। ऐसे में वो मुझे कहती कि तुम मुझे माफ़ कर दो तो तुम्हारे ताया भी मुझे माफ़ कर देंगे। मैं अपने शौहर की नज़रों में ख़ुद के लिए नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं उनसे कहती कि आपने जो किया मैंने आपको माफ़ कर दिया। वजदान फिर मुझे लेकर शहर में एक घर में आ गया था। ये घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और मैंने उसे मोहब्बत और तवज्जो से और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था, क्योंकि इसकी बुनियादों में हमारी मोहब्बत भी शामिल थी। इस घर में भी मुझे वही अजनबी अक्सर जलता फिरता नजर आता था और हमेशा की तरह मैं उसे देखकर डर जाती थी। हालांकि उसने कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, ना उसने मुझे कभी डराया धमकाया था, मगर इसके बावजूद इस चीज़ का एहसास कि वो जो कोई भी है वो हम में से नहीं है, वो हमारी तरह का एक इंसान नहीं है, इस एहसास का होना ही था कि मेरे रगों पैर में खौफ की एक शदीद लहर दौड़ जाती थी। उस दिन वजदान जब घर आया तो कहने लगा कि मामू के घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। फातिमा और महनूर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। रातों को वो चीखें मारने लगती है, डरने लगती है। अब तो पूरे घर का सुकून हराम हो चुका है। मामू बहुत परेशान थे। आज मुझे मिले तो कहने लगे कि मुझे लगता है कि मरियम की बद्दुआ हम लोगों को ले डूबी है और इसकी बद्दुआ मेरी बेटियों को चैन नहीं लेने दे रही। फातिमा सुकून से सो नहीं पा रही, उसकी शक्ल भी बुरी तरह से बिगड़ गई थी। कोई उससे रिश्ता करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। मामू उसे कितने ही स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए थे, उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की और उसने भी अपने चेहरे पर कितनी ही दवाएं और क्रीमें लगा कर देख ली, मगर कोई अफाका ही नहीं हो रहा था। उस दिन मैं वजदान के साथ जब ताया ताई के घर में आई तो वजदान के कहने के मुताबिक घर के हालात बहुत ख़राब थे और फातिमा का चेहरा पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गया था, जबकि महनूर भी रोज़ाना रात को डरने लगी थी। मुझे उनको देखकर उन पर तरस आ गया था। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया था, मगर मेरे लिए उन्हें इतनी तकलीफ़ में देखना आसान नहीं था।
अब मैंने सोच लिया था कि मैंने क्या करना था। और फिर जब दोबारा मैंने उस शख्स को अपने घर में चलता फिरता देखा तो मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं उससे कहने लगी कि उन्होंने मेरे साथ जो भी किया वो मेरा और उनका मामला है, तुम उन्हें उनके किए की सज़ा मत दो। तब वो मुझे हैरत से कहने लगा, तुम कितनी अजीब लड़की हो, उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, और जो कुछ फातिमा के साथ हुआ है वो सब कुछ वो तुम्हारे साथ करने वाली थी, वो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ने वाली थी। अब सोच लो, अगर तुम्हारा चेहरा ऐसे जल जाता तो तब क्या होता? क्या मजदान तुम्हारे साथ शादी कर लेता? और क्या तुम्हारा इलाज करवाने के लिए भी वो लोग पानी की तरह पैसा बहाते? मैं खामोशी से सर झुका कर रह गई। नहीं ना, इसके साथ जो हो रहा है वो उसी काबिल है, और मैं कितने टाइम से उस घर में रहकर उन लोगों की तुम्हारे साथ ज्यादती देखता रहा, मगर मैं किसी मामले में नहीं बोला। मगर अब जब मामला हद से बढ़ गया था तो मेरे लिए भी ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं रहा था। तुम बहुत मजलूम लड़की हो। मैं इसी घर में बचपन में तुम्हारे साथ खेलता रहा। तुम जानती हो, बचपन में तुम अक्सर अपनी माँ से कहती थी कि तुम्हारे साथ एक बच्चा खेलता है, मगर कोई तुम्हारी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, और वो बच्चा मैं था। तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी नज़र नहीं आता था। यही वजह है कि जब भी मैं उन लोगों को तुम्हारे साथ ज्यादती करते हुए देखता था तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। पहले मुझे तुम लोगों के मामलात में दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं थी, मगर फिर जब मुझे इस सब की इजाज़त मिली तो तब मैंने उन लोगों को मज़ा चखाने का फ़ैसला कर लिया। मगर अब मैं उससे कहने लगी कि तुम खुदा के लिए ये सब मत करो, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ताया भी बहुत परेशान है। ताया तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, और इस सब से तो उन्हें भी परेशानी हो रही है। तुम ये सब करना बंद कर दो। अब जब मैंने उसे दरख्वास्त की तो वो कुछ देर को खामोश रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं इन लोगों को आज के बाद तंग नहीं करूँगा। फातिमा का चेहरा भी ठीक कर दूंगा और महानूर को भी तंग नहीं करूँगा। वो वहाँ से चला गया था, और मैं ये सोचकर मुतमईन हो गई थी कि उसने जो कहा है यकीनन वो अपने कहे को पूरा भी करेगा। और फिर कुछ दिनों के बाद ही फातिमा का चेहरा ठीक होना शुरू हो गया था। उसके चेहरे की जल्द नॉर्मल हालत में आने लगी थी, और अब महानूर भी ठीक थी। उन दोनों को अब अजीबो गरीब ख्वाब भी नहीं आते थे, और ना ही रात को वो डरने लगी थी। ताया भी अब पुरसुकून रहने लगे थे, क्योंकि घर के हालात पुरानी डगर पर वापस आ रहे थे। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।